अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर, जो कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर बहुत कॉमन यूज़ होता रहता है। सबसे पहला टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस ट्रांजैक्शंस। अब सबसे पहले देखते हैं बिजनेस। तो देखिए बिजनेस, तो जब देखते हैं बिजनेस क्या होता है, तो देखिए जब भी कोई पर्सन गुड्स सेल करता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, या सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, और जब भी वो चीज़ रेगुलर बेसिस पर करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है या बिजनेस कंडक्ट कर रहा है। अब बारी आती है ट्रांजैक्शंस की। तो देखिए ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जब भी कमोडिटीज़ का एक्सचेंज किया जाता है मनी टर्म्स में, तो हम उसको एक ट्रांजैक्शन कहते हैं। कमोडिटीज़ के अंदर गुड्स ही नहीं सर्विसेज भी आती हैं, तो जब भी ऐसी कमोडिटीज़ जिनको मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करा जा सकता है, उनका एक्सचेंज किया जाता है मनी की टर्म्स में, तब हम उस चीज़ को एक ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जब कोई ट्रांजैक्शन को बिजनेस एंटरप्राइज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करती है, तो हम उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए बिजनेस एंटरप्राइज ने गुड्स सेल कर दिया कस्टमर्स को, तो गुड्स क्या हो गए, कमोडिटीज़। अब कस्टमर क्या करेगा बदले में, पेमेंट करेगा, या तो कैश के थ्रू कर देगा या चेक के थ्रू कर देगा, किसको, बिजनेस एंटरप्राइज को। तो अब देखिए इस ट्रांजैक्शन के अंदर कमोडिटीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, इन कमोडिटीज़ को मनी टर्म्स में वैल्यू किया जा सकता है, और कस्टमर बदले में क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है कैश के थ्रू या चेक के थ्रू, तो इसमें मनी टर्म्स भी इन्वॉल्व हो गए। तो अब ये एक हो गई ट्रांजैक्शन। अब जब बिजनेस एंटरप्राइज इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा, तब ये बन जाएगी बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसी की तरह और भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स बाय बिजनेस एंटरप्राइज फ्रॉम सप्लायर्स। जब भी बिजनेस एंटरप्राइजेस से गुड्स परचेज करते हैं सप्लायर्स से, तो वो टाइप की ट्रांजैक्शंस भी, उन टाइप्स की ट्रांजैक्शन में भी कमोडिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मनी टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करी जाती है बिजनेस एंटरप्राइजेस की, तो वो भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। इसी तरीके से और भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ सैलरीज और वेजेस टू एम्प्लॉयज वर्कर्स एक्सेट्रा। अब देखिए बिजनेस एंटरप्राइजेस को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रिलेटिंग टू अकाउंटिंग यूनिट और मोड ऑफ सेटलमेंट। रिलेटिंग टू अकाउंटिंग यूनिट के अंदर दो टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आती हैं। सबसे पहली है इंटरनल ट्रांजैक्शंस और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, फिर दूसरी है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। और सबसे पहले देखते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शंस। तो देखिए इंटरनल ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस और इंटरनल एंटिटीज़ के बीच में टेक्स प्लेस करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरीज पेड और वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स। तो देखिए जब भी सैलरीज पे करी जाती है एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को, या वेजेस पे करी जाती है एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को, तो ये एक इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ है, उनका एग्जिस्टेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एग्जिस्टेंस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइजेस नहीं है। तो जो भी ट्रांजैक्शन उनसे रिलेटेड होती है वो इंटरनल ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। जैसे कि अभी बात करिए सैलरीज और वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, ये एक इंटरनल ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन जो टेक्स प्लेस कर रही है वो बिजनेस एंटरप्राइज और एक इंटरनल एंटिटी के बीच में टेक्स प्लेस कर रही है। तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन को कहेंगे इंटरनल ट्रांजैक्शंस और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। इसके और भी कई तरह के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस की। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस उसकी इंटरनल ट्रांजैक्शंस की ऑपोजिट होती हैं। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइज और किसी आउटसाइडर या कह लीजिए एक एक्सटर्नल एंटिटी के बीच में टेक्स प्लेस करती है। एक्सटर्नल एंटिटी कौन होती है? वो एंटिटीज जिनका एग्जिस्टेंस आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि अगर बिजनेस एंटरप्राइज नहीं होगी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, तब भी उनका एग्जिस्टेंस होगा। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल्स देखते हैं। मान के चलिए बिजनेस एंटरप्राइजेस गुड्स या रॉ मटेरियल्स परचेस करती है सप्लायर्स से। तो अब देखिए सप्लायर्स एक एक्सटर्नल एंटिटी है, इनका एग्जिस्टेंस आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कह लीजिए आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज है। तो जब बिजनेस एंटरप्राइज गुड्स परचेस करेगी सप्लायर्स से, तो ये एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहलाएगी, बिकॉज इट इज़ टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस एंटरप्राइज एंड एन एक्सटर्नल एंटिटी और एन आउटसाइडर। अब बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शंस की। कैश ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज्ड बाय कस्टमर्स फ्रॉम बिजनेस एंटरप्राइज इन कैश। जब बिजनेस एंटरप्राइज से गुड्स सेल करेगी कस्टमर्स को, या कस्टमर्स बिजनेस एंटरप्राइज से गुड्स परचेज करेंगे कैश के थ्रू, यानी कि बिजनेस एंटरप्राइजेस गुड्स देंगे कस्टमर्स को, कस्टमर्स बदले में कैश देंगे। तो जब कैश देंगे या फिर चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो जब भी कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, वो ट्रांजैक्शन कहलाती है एक कैश ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की। क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि जिनमें क्रेडिट का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्रेडिट यानी कि उधार, यानी कि जब भी गुड्स या कह लीजिए सर्विसेज उधार पे दी जाती हैं या फिर उधार पे परचेस करी जाती हैं,
तब उन ट्रांजेक्शन्स को अपन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। इस चीज़ का एग्जांपल तो देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर्स बाय बिजनेस एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट। बिजनेस एंटरप्राइज ने सप्लायर से रॉ मटेरियल्स या कह लीजिए गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे। बिजनेस एंटरप्राइज ने कहा कि भैया हम तुमको पेमेंट बाद में देंगे, बिजनेस और सप्लायर्स ने कहा कि ठीक है हम पेमेंट बाद में ले लेने को तैयार हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का, जिसमें क्रेडिट का इन्वॉल्वमेंट था। सेकंड टर्म एसेट्स। तो देखिए एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़। बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ जो एक पर्सन या एक एंटिटी ओन करती हैं वो उसकी एसेट्स कहलाती हैं। अब देखिए एसेट्स के अंदर से प्रॉपर्टीज़ ही नहीं आती, हर वो चीज़ आती है जो कि मदद करेगी बिजनेस एंटरप्राइज को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्वायर करने में, जिससे कि बिजनेस एंटरप्राइज को आगे जाके प्रॉफिट हो सकता है या कह लीजिए इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। वो सब चीज़ें प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब चीज़ें एसेट्स कहलाती हैं। अब देखिए जो टर्म प्रॉपर्टी है उसके अंदर बेसिकली अगर अपन जब भी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हमारे मन में क्या आता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जो टर्म प्रॉपर्टी है उसकी एक स्मॉलर स्कोप है एसेट्स के सामने। वहीं जो एसेट्स टर्म है उसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप्स एक्सेट्रा, कैश, भैया जो कैश होता है वो भी, फिक्स डिपॉजिट्स जो बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट्स कराते हैं वो सब भी, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं। अब देखिए जो पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल है इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। एसेट्स के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, ये तो बस कुछ ही हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट्स की। तो देखिए वैसे तो एसेट्स के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं। इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। जो एसेट्स होती हैं वो बिज़नेस के द्वारा ही ओन करी जानी चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कोई और ओन कर रहा है वो हम एसेट्स कंसिडर नहीं कर सकते बिजनेस एंटरप्राइज की। और बी है इट शुड बी कैपेबल ऑफ मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी एसेट होती है वो मनी के टर्म्स में मेजर करने की उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं करी जा सकती है तो वो एक एसेट नहीं कहलाएगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स की। तो देखिए एसेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं नॉन करंट एसेट्स, फिर आते हैं करंट एसेट्स, फिर आते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। सबसे पहले देखते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो अब देखिए नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि बिजनेस में रीसेल या सेल पर्पज़ के लिए नहीं होती हैं। वो कई सारी बिजनेस ऑपरेशंस जो होती है, जो कह लीजिए जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनको फैसिलिटेट करती हैं और वो एज इन्वेस्टमेंट रखी जाती हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं लॉन्ग टर्म एडवांसेस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। तो देखिए ये सभी सेल या रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं है, इनका यूज़ है बिजनेस ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करना। अब बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। तो देखिए फिक्स एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं, ये भी एक टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट्स ही हैं। वो एसेट्स जो कि बिजनेस के अंदर सेल या रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं होती हैं और इनका जो काम होता है वो होता है एफिशिएंसी इंक्रीज़ करना बिजनेस एक्टिविटीज़ की, बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर। इसके एग्जांपल्स है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा। ये सभी मदद करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज की उसकी जो ऑपरेशन है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी इंक्रीज करने में फिक्स एसेट्स की। तो देखिए फिक्स एसेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, वो कहलाती है टेंजिबल एसेट्स। जैसे कि लैंड, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स हो गए, CPU वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। देखिए हम इन सभी चीज़ों को टच करके देख सकते हैं, इसलिए टेंजिबल एसेट्स हैं। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। तो देखिए इंटेंजिबल एसेट्स अपोजिट है टेंजिबल एसेट्स का। वो एसेट्स जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो कहलाती है इंटेंजिबल एसेट्स। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। इन सभी एग्जांपल्स के बारे में हम आगे जानेंगे। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस में कैश में कन्वर्ट करने के पर्पज़ से रखी जाती हैं। देखिए बिजनेस एंटरप्राइजेस एक समय पे बहुत ज़्यादा कैश होल्ड करना पसंद नहीं करती हैं। वो ये सोचती हैं कि हमारे पास जो कैश है अगर हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे कहीं पे तो हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट भी मिल सकता है और हमारा पैसा ग्रो करेगा बजाय एक जगह रखे रहने के। तो इसलिए बिजनेस एंटरप्राइजेस शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कई सारी तरह के शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वहाँ पर अपने पैसे को, अपने रुपीज़ को अपने कैश को इन्वेस्ट कर देती हैं। इससे क्या होता है, जिससे क्या होता है उनका पैसा ग्रो भी करता रहता है और साथ ही साथ जब भी कैश की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस एंटरप्राइजेस को, वो हर उन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट कर लेती हैं।
अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स की। तो देखिए इसके अंदर आते हैं डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल्स, बैंक डिपॉजिट्स यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स, करंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इसके अंदर आपके बॉन्ड्स आ जाते हैं, शेयर्स आ जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अदर लिक्विड एसेट्स एक्सेट्रा। अब देखते हैं एक नोट पे गौर करते हैं ज़रा। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो होते तो एक टाइप का करंट एसेट्स ही है, पर हम उनको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं इसको हम आगे जानेंगे। अब हम देखते हैं एक छोटा सा डिफरेंस नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में। देखिए नॉन करंट एसेट्स बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रखी जाती हैं, करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म के लिए रखी जाती हैं। नॉन करंट एसेट्स वो का जो पर्पस रहता है उनको रखने का वो ये रहता है कि वो फैसिलिटेट करती हैं बिजनेस ऑपरेशंस को, वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने में मदद करती हैं बिजनेस ऑपरेशंस की, बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर। वहीं करंट एसेट्स को रखने का पर्पस क्या, उनको रखने का पर्पस है कि जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करी जा सके। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ एसेट्स की, जो कि फिटिशियस एसेट्स। देखिए फिटिशियस एसेट्स वो होती हैं जो कि नई टेंजेबल एसेट्स होती हैं, नई इंटेंजेबल एसेट्स होती हैं। ये बेसिकली लॉसेस होते हैं जो कि रिटर्न ऑफ नहीं हो पाते एक साल में। ठीक है, उनको एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर कह लीजिए, एक से ज़्यादा साल लगता है रिटर्न ऑफ करने में। इसके एग्जाम्पल्स है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हम आगे जानेंगे। अब बात करते हैं थर्ड अकाउंटिंग टर्म की, जो कि है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ वो अमाउंट्स होते हैं जो कि पेबल होता है बिजनेस एंटरप्राइजेस द्वारा किसी और मतलब एंटिटीज़ को। पेबल का मतलब है कि ड्यू है पर अभी तक पे नहीं किया, यानी कि पे करना है पर अभी तक पे नहीं किया, उन अमाउंट्स को हम कहते हैं पेबल। लायबिलिटीज़ वही अमाउंट्स होते हैं जो कि अभी तक पे नहीं कर रहे हैं पर पे करना है। वही लाइबिलिटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है विच इज़ टूवर्ड्स द प्रोपराइटर्स और विच इज़ टूवर्ड्स द पार्टनर और विच इज़ टूवर्ड्स द ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज। वो लाइबिलिटी जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के ओनर्स के प्रति होती है, और उस लाइबिलिटी को हम इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कैपिटल। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो होती है जो कि एक्सटर्नल एंटिटीज या कह लीजिए आउटसाइडर्स के टूवर्ड्स होती है। इसके एग्जांपल्स है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, ओवरड्राफ्ट से, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। अब इसको एक और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए एक बिजनेस एंटरप्राइज बैंक से लोन ले लेती है। अब बैंक से लोन ले लिया तो उसको रिपे करना पड़ेगा, तो ये एक लायबिलिटी बन गई बिजनेस एंटरप्राइज की। अब क्योंकि बैंक के एक्सटर्नल एंटिटी है, उसका एग्जिस्टेंस से सेपरेट है बिजनेस एंटरप्राइज से, उसका एग्जिस्टेंस बिजनेस एंटरप्राइज के एग्जिस्टेंस से अफेक्ट नहीं होता है, तो इस कारण से ये जो लायबिलिटी होगी बिजनेस एंटरप्राइज की एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी। लाइबिलिटीज़ को और दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ पेमेंट। वो दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहली नॉन करंट लाइबिलिटी और फिर है करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी बेसिकली वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक साल से ज़्यादा के टाइम में पेबल होती हैं, या फिर कह लीजिए उनको पे करने के लिए एक से ज़्यादा साल का समय लग जाता है। तो उन लाइबिलिटीज़ को हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। बिजनेस एंटरप्राइजेस बहुत लंबे समय के लॉन्ग टर्म लोन्स ले लेती हैं बैंक्स वगैरह से, तो उनका पेमेंट एक साल में नहीं होता, उनका पेमेंट काफ़ी सालों में होता है। तो उन लाइबिलिटीज़ को हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब बात करते हैं करंट लाइबिलिटी की। तो देखिए करंट लाइबिलिटी वो होती हैं जिनका पेमेंट 12 महीनों से पहले कर दिया जाता है, यानी कि एक साल के अंदर जिनका पेमेंट कर दिया जाता है वो कहलाती है करंट लाइबिलिटीज़, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा। जो बिजनेस एंटरप्राइजेस कभी कभार कैश की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स ले लेती है, तो उन शॉर्ट टर्म लोन्स का जो पेमेंट होता है वो विद इन द 12 मंथ्स या कह लीजिए विद इन द अकाउंटिंग एरिया कह लीजिए विद इन 1 ईयर कर दिया जाता है। तो उन लोन्स को या कह लीजिए उन शॉर्ट टर्म लोन्स को कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़। अब बात करते हैं फोर्थ टर्म की, जो कि कैपिटल। देखिए कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ये कह लीजिए एक ओनर किसी बिजनेस एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करता है, उस अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल वैसे तो कई फॉर्म में होती है, जैसे कि कैश, चेक और इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स। देखिए जो ओनर होता है वो या तो फिर कैश दे सकता है बिजनेस एंटरप्राइज को एज कैपिटल, या तो फिर चेक के थ्रू अपना जो कैपिटल वो इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ या एसेट्स दे सकता है बिजनेस एंटरप्राइज को। इसके अंदर कई तरह के एसेट्स आ सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, जिनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू है। अब वही मान के चलिए किसी ओनर ने कहा कि भैया मेरे पास कैश तो नहीं है, पर मेरे पास एक बिल्डिंग है खाली, या कह लीजिए कुछ फर्नीचर है, या एक प्लांट एंड मशीनरी है, वो आप ले लीजिए, ठीक है, एज इन्वेस्टमेंट। तो उस प्लांट एंड मशीनरी की, उस बिल्डिंग की, उस फर्नीचर की जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगी,
उनकी उस वो मॉनेटरी वैल्यू या क्या मतलब उनको बेसिकली पैसे के टर्म्स में मेजर किया जाएगा और वो जो अमाउंट निकलेगा वो कैपिटल कहलाएगी किसकी, उस ओनर की बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर। देखिए, क्योंकि हमने पहले देख चुके हैं कि जो ओनर्स होते हैं वो इंटरनल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो बिजनेस एंटिटीज़ का इंटरनल पार्ट होते हैं, या कह लीजिए बिजनेस एंटरप्राइज का इंटरनल पार्ट होते हैं। तो वो जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो इंटरनल लायबिलिटी होती है किसकी, बिजनेस एंटरप्राइज की। इट इज़ द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज टूवर्ड्स प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स और ओनर्स। जो कैपिटल ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर, वो कैपिटल एक तरह से लायबिलिटी होती है किसकी, बिजनेस एंटरप्राइज की, किसके टूवर्ड्स, ओनर्स के टूवर्ड्स। अब बात करते हैं फिफ्थ टर्म की, जो कि है ड्राइंग्स। तो देखिए, अभी हमने कैपिटल के बारे में जाना कि कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि ओनर्स अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, ड्राइंग से कैपिटल का ऑपोजिट होता है। ड्राइंग से वो अमाउंट होता है जो कि एक ओनर अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए एक ओनर ने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे अपनी बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर। उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसमें से 40,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लेता है। तो जो 40,000 रुपीज़ उसने विड्रॉ करे बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर, बिजनेस एंटरप्राइजेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो 40,000 रुपीज़ कहलाएंगे उसकी ड्राइंग्स। और जो 1 लाख रुपीज़ उसने इन्वेस्ट करे थे इनिशियल जो 1 लाख रुपीज़ जो उसने इन्वेस्ट करे थे वो कहलाएंगे उसकी कैपिटल। और जो अब रिमेनिंग है 40,000 विड्रॉ करने के बाद जो रिमेनिंग 60,000 बचे, वो 60,000 कहलाएगी उसकी रिमेनिंग कैपिटल बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंटरप्राइज। अब बात करते हैं सिक्स्थ टर्म के बारे में, जो कि है अकाउंट। तो देखिए, जब भी कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस को एक पर्टिकुलर हेड के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है तो उस पर्टिकुलर हेड को अकाउंट कहते हैं। वो सभी अकाउंट से सेपरेट टाइप्स ऑफ जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट के वैसे तो कई सारे मीनिंग होते हैं, पर उसका एक पॉपुलर मीनिंग है खाता। एक बिजनेस एंटरप्राइज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कई सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, रेंट अकाउंट। अब देखिए, रेंट अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस है रेंट से रिलेटेड, कि कब कब रेंट पे किया गया, कितना कितना अमाउंट का रेंट पे किया गया, वो सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड करी जाएंगी, रेंट अकाउंट के हेड के अंदर। अब इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, जब भी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पे किया जाएगा, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट के अंदर। फर्नीचर अकाउंट के अंदर जब भी फर्नीचर परचेस करा जाएगा, जब भी फर्नीचर सेल करा जाएगा, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रिकॉर्ड करा जाएगा, फर्नीचर अकाउंट के अंदर। कमीशन पेबल अकाउंट, जब भी बिजनेस एंटरप्राइज कमीशन पे करेगी तो वो उन ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रिकॉर्ड करेगी, कमीशन पेबल अकाउंट के अंदर। अब बात करते हैं कमीशन रिसीवेबल अकाउंट। जब भी बिजनेस एंटरप्राइज कमीशन रिसीव करेगी तो उन ट्रांजेक्शन्स को वो कहाँ रिकॉर्ड करेगी, किस हेड के अंदर रिकॉर्ड करेगी, किस हेड के में रिकॉर्ड करेगी, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट के अंदर। अब बात करते हैं सैलरीज अकाउंट। जब भी बिजनेस एंटरप्राइज अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को सैलरीज पे करेंगे, उन ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, सैलरीज अकाउंट के अंदर। वैसे कैश अकाउंट। अब देखिए, जो कैश अकाउंट है उसमें वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा उस हेड के अंदर, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट हो। जब भी कैश पे किया गया है, जब भी कैश रिसीव किया गया बिजनेस एंटरप्राइज द्वारा, उन सभी ट्रांजेक्शन को किसके हेड के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश अकाउंट के हेड के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे कई तरह के अकाउंट्स होते हैं, उन सभी के अंदर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा।